नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है आपका। डेटा सेंटर देख रहे हैं आप, मैं हूं ताबिश हुसैन। डेटा सेंटर में आज बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में कौन बाजी यहां पर मारेगा और कौन इस रेस में आगे निकलेगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं और यहां पर बीजेपी ने 6 नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, जो एक दूसरे की विरोधी रही हैं, वो यहां पर एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें से 4 सीटें पर आम आदमी पार्टी है और 3 सीटों पर कांग्रेस यहां पर टक्कर जो है वो दे रही है बीजेपी को। ऐसे में यहां पर कुछ बड़े सवाल जो आपके जहन में भी होंगे कि दिल्ली की रेस में क्या बीजेपी इस बार भी आगे जो है वो निकलेगी, तो यहां पर क्या इस बार भी टॉप गियर लगा पाएगी बीजेपी, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो जो दूसरा बड़ा सवाल जहन में आपके भी आएगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर क्या बीजेपी की रफ्तार को यहां पर रोक पाएंगे। पिछले 2 चुनाव में तो बीजेपी की रफ्तार यहां पर काफी तेज रही है, क्या इस बार ये दोनों पार्टियां साथ लड़ी तो रोक पाएंगी। जेल से अरविंद केजरीवाल छूटे हैं और धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो क्या उनको जनता की सहानुभूति इस मुद्दे पर जो है वो मिलेगी। ये मुद्दा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से उनको जेल जाना पड़ा दिल्ली शराब घोटाले में, अब 7 में से 6 नए चेहरों के सहारे बीजेपी इस बार चुनाव लड़ रही है, तो क्या बीजेपी जीत की हैट्रिक यहां पर लगा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। और आम आदमी पार्टी के सहारे जो बिखरी हुई कांग्रेस है, वो कितना दूर दिल्ली की इस रेस में जा पाएगी। तो यहां पर इस बार अगर आप देखें तो 7 सीटें जो कि बीजेपी के पास है, वहां पर 6 नए उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं, जिसमें से एक नाम सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का भी है, जो नई दिल्ली सीट से जो है वो चुनाव इस बार लड़ रही हैं। सोमनाथ भारती इनके सामने हैं। इसके अलावा 6 नए उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से यहां पर मैदान में उतारे गए हैं। कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ रही है और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो यहां पर टक्कर दे रही है। तो दिल्ली में क्या समीकरण बन सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक आप हैं, और नीरजा चौधरी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ जी, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आते हैं। दिल्ली का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ पर जो जीतता है वो केंद्र की जो सत्ता है उसके साथ तालमेल में रहता है। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या 6 नए चेहरों के सहारे जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे बीजेपी निपट पाएगी? देखिए, 6 नए चेहरे उतारे हैं और बीजेपी का ये पुराना फॉर्मूला रहा है कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए नए कैंडिडेट्स को उतारती है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल को, जैसा आपने उठाया भी है, सहानुभूति मिलती है या नहीं, और अगर सहानुभूति मिलती भी है तो क्या वो लोकसभा चुनाव में उसका प्रभाव होगा या उसका प्रभाव जो है वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में होगा। अगर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी इन दोनों का वोट शेयर अगर ऐड भी कर दें 23% और 18%, तो वो 41% होता है, जबकि बीजेपी को 57% वोट शेयर मिला था 2019 के लोकसभा चुनाव में। यानी बहुत बड़ी लीड है, एक 16% की लीड है लगभग। और इसमें हम अज्यूम कर रहे हैं कि जिसने भी कांग्रेस को वोट किया था वो आम आदमी पार्टी को करेगा और आम आदमी वाला कांग्रेस को करेगा। ऐसा जनरली होता नहीं है, थोड़ा बहुत लीकेज जो है वो हमेशा ही होता है जी। तो प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी, दिल्ली जो जीतता है वो सत्ता में आसीन होता है लोकसभा में, तो ये सारी बातों का जो निचोड़ है वो डिसाइड करेगा कि अल्टीमेटली दिल्ली में कौन जीतता है। अगर आप दोनों का वोट शेयर ऐड करते हैं तो भी भाजपा कहीं ना कहीं। ये बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर अमिताभ जी कि गृह मंत्री से जब इंटरव्यू में एनडीटीवी से वो बात कर रहे थे, तब उन्होंने भी इसका जिक्र किया, जब आधे से ज़्यादा वोट आपको मिल रहे हैं तो सामने फिर पार्टियां एक साथ लड़ें, अलग अलग लड़ें, उसका कितना फर्क यहाँ पर पड़ता है। नीरजा जी भी हमारे साथ हैं। नीरजा जी, ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है कि बीते 2 लोकसभा चुनावों में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है उनका खाता भी यहाँ पर नहीं खुला था, तो यहाँ पर इस बार आपको क्या लग रहा है कि साथ में चुनाव लड़ रहे हैं तो ज्यादा चुनौती दे पाएंगे? देखिए, साथ लड़ने से जो बटा था वोट, जैसे मुस्लिम्स का बटा था, दलित का बटा कुछ ले गई थी। हालांकि अपर कास्ट का वोट था वो तो बेतहाशा 3/4 तो था ही भी भाजपा की तरफ, तो उससे कुछ फायदा मिल सकता है, नंबर 1। नंबर 2, क्या जो सिंपैथी फैक्टर जेनरेट हुआ जबकि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया था, तो वो सिर्फ गरीब तबके में ही नहीं था, मिडिल क्लास में भी वो सिंपैथी फैक्टर कुछ कुछ सामने दिखा था।
अब उनको रिलीज कर लिया है, क्या वो सिंपैथी फैक्टर थोड़ा कम हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएगी सिचुएशन, ये देखने लायक चीज होगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि 41% से 57 को जंप करना, 16% की जो लीड थी उसको जी पार कर लेना, इतना आसान नहीं है लोकसभा इलेक्शन में। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं, ऐसा नहीं है कि बेतहाशा एंटी इनकम्बेंसी है और उनके प्रति आक्रोश है, ऐसा तो दिखने में नहीं आता है। तो आपकी बात जो सही है, लेकिन फिर भी हो सकता है, क्या सवाल ये है, क्या एक दो सीटों में ये गठबंधन क्या ले जाएगा विक्ट्री। और वैसे तो माना ही जा रहा है कि फायदा होगा असेंबली चुनाव में अगले साल, और लोकसभा में फायदा होना चाहिए ज्यादा बीजेपी को। पर एक दो तीन सीटों की जो बात कर रहे हैं लोग, क्या वो सही होगा कि नहीं, उसी पे सबकी नजरें हैं। जी बिल्कुल अमिताभ जी, लेकिन थोड़ा अगर ट्रेंड की हम बात करें तो एक बड़े दिलचस्प सा ट्रेंड है दिल्ली में कि दिल्ली में जिसकी सीटें ज़्यादा आती हैं केंद्र में उनकी सरकार जो है वो दिखती है। 98-99 आप देखिए बीजेपी रही, 2004 और 9 देखिए तो वो कांग्रेस रही। इस बार आपको लग रहा है कि ट्रेंड बदलेगा या इसमें कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? नहीं, ट्रेंड तो ज़्यादा बदलता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर नुकसान की बात भी हो रही है तो एक दो दो तीन सीटों पर हो सकती है। देखिए, दिल्ली में एक और विचित्र ट्रेंड है कि जो भी लोकसभा चुनाव जीतता है, 2014 में 7 सीटें जीती बीजेपी, लेकिन विधानसभा चुनाव में 7 सीटें भी नहीं जीत पाई, 70 में से सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गई। और फिर से 2019 में 7 सीटें जीती और विधानसभा चुनाव में 7 सीटें जीतने में वो कामयाब रही। 10% सीट वो सिर्फ जीतती है। यहाँ क्या होता है कि 18% वोट शेयर था आम आदमी पार्टी का 2019 लोकसभा में, ये बढ़कर के 2020 में 54% हो गया, यानी 36% बढ़ गया वोट शेयर। वहीं भाजपा का वोट शेयर 57 से 39 हो गया, यानी -18%, और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 23% से 5% हो गया, यानी -18%। यानी विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में 36% स्विंग वोटर हैं दिल्ली में, जो एक पार्टी को वोट करते हैं लोकसभा चुनाव में और दूसरे दल को वोट करते हैं विधानसभा चुनाव में। यानी एक कोर आइडियोलॉजिकल वोट नहीं है किसी भी पार्टी का, और इसी वोट पर नजर है आम आदमी पार्टी की कि इसमें अगर सहानुभूति मिल जाए, क्योंकि ये हार्डकोर आइडियोलॉजिकल वोटर नहीं है भाजपा का, तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों में उनको फायदा मिल जाए। लेकिन ये जिस ट्रेंड की आपने बात की अमिताभ जी, ये बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर 2014 के बाद से जनता लोकसभा में मोदी को और विधानसभा में केजरीवाल को वोट देती आई है यहाँ पर। अब केजरीवाल क्योंकि विधानसभा में आपको बहुत मजबूत मानते हैं, तो इसका असर आपको लगता है कि इस बार लोकसभा में पड़ेगा, या यही जो अलग अलग मूड रहता है दिल्ली की जनता का? देखिए, लार्जली अलग अलग ही रहेगा, बस सवाल है कि 7-0 फिर से स्कोर होता है कि नहीं। और क्योंकि इतना बड़ा स्विंग वोटर है, किसी भी पार्टी का ये आइडियोलॉजिकल वोटर नहीं है, जिसकी वजह से ये और भी जो अटकलें हैं कि 2 जीतेगी, 1 जीतेगी, 3 जीतेगी, इसको हवा मिलती है, क्योंकि यहाँ पर कोर आइडियोलॉजिकल वोटर जो है वो ज्यादा है ही नहीं किसी पार्टी का। जी बिल्कुल। तो ये आप देखिए कि इससे आप कितना जो है वो अंदाज़ा लगा पाते हैं कि क्या यहाँ पर हो सकता है। लेकिन एक और समीकरण अगर देखें हम कि कितनी कोशिश करने की ज़रूरत होगी इंडिया गठबंधन को अगर सीटों में बदलाव आने की वो उम्मीद कर रहे हैं, या कितने प्रतिशत वोट स्विंग की ज़रूरत होगी जिससे कुछ सीटों में आप देख सकते हैं कि बदलाव यहाँ पर नज़र आ सकता है, या फिर बीजेपी भारी इस बार रहेगी? इसकी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव की। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर किस तरह के समीकरण जो है वो बन सकते हैं। नीरजा जी हमारे साथ बनी हुई हैं। नीरजा जी, इस बार अलग बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर वोट प्रतिशत की बात हम यहाँ पर करें तो दोनों के अगर वोट मिला भी लें तब भी वो बीजेपी से पिछली बार के मुकाबले में कम ही पड़ते हैं। ऐसे में आपको क्या संभावनाएं लगती हैं इनके साथ आने से, और कितना प्रतिशत का स्विंग यहाँ पर इनके लिए जरूरी होगा? देखिए, अगर पिछले 2 लोकसभा इलेक्शंस के आंकड़े को आप देखिए, तो अगर उनको ऐड भी कर दिया जाए
तो 5% की बढ़ोतरी में भी इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर 10%, 9-10% की बढ़ोतरी हो तो फिर सीटों का फर्क पड़ जाएगा, और जो कहा जाता है कि 7 से सीटें भाजपा की 2 पे आ जाएंगी, 1-2 पे। तो ये होने वाला है कि नहीं? देखिए, अगर आंकड़ों को देखा जाए, पिछले 2 विधानसभा और पिछले 2 लोकसभा के आंकड़ों को, तो आम आदमी पार्टी के विधानसभा और लोकसभा के का अंतर तकरीबन 20% है, 20 से भी ज्यादा है। अगर देखें तो 33% 2014 में था विधानसभा में, और लोकसभा में 33%, विधानसभा में 54%, लोकसभा में 18% 19 की, और 20 की विधानसभा में 54%। तो जब लोग वोट कर रहे हैं दिल्ली के लोकसभा के लिए, तो वो प्रधानमंत्री के लिए वोट कर रहे थे जी। और जब वो वोट कर रहे थे विधानसभा के लिए, तो वो वोट चीफ मिनिस्टर के लिए कर रहे थे, केजरीवाल के लिए। तो इस बार क्या चुनाव 14 और 19 की तरह होने वाले हैं, जबकि 14 में तो एक आंधी थी, एक एंटी इनकम्बेंसी थी, नरेंद्र मोदी एक नए सितारे की तरह देश में उभरे थे, और एक आपको याद है बहुत ही उत्साह था। और 2019 में तो पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेके एक नेशनलिज्म का फॉरवर्ड था देश में। आज का इलेक्शन, 2024 का इलेक्शन, नरेंद्र मोदी की शख्सियत के इर्द गिर्द है, पर 14 और 19 की तरह नहीं है। कई जगह लोकल इश्यूज भी भारी पड़ रहे हैं, तो वो देखने लायक आपको लगता है होगी कि नीरजा दिल्ली जी में भी ये लोकल फर्क इश्यूज पैदा कितने करेगा? भारी लेकिन अगर इस फर्क की हम यहाँ पर बात करें तो एक और आंकड़ा मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि किस पार्टी के वोटर्स जो हैं वो कहाँ पर हैं। यहाँ पर आप देखिए, अगर बीजेपी की बात करें पिछली बार तो अगड़ी जाति के 75% इनको मिले थे, ओबीसी के 64% मिले थे, इसके अलावा जो एससी वोट्स हैं वो 44% बीजेपी के हक में थे। तो ये स्विंग की जो उम्मीद अगर कर रही है, इंडिया गठबंधन कर भी रहा है, तो ये कहाँ से हो सकता है? देखिए, सेन जो कि जिसकी उम्मीद कर रहा है, हालांकि देखिए अगर वो आप एससी भी लीजिए तो 42% आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इकट्ठे मिले थे। लेकिन ये ऑटोमेटिक एडिशन नहीं होता है इलेक्शन में कि आपने 2 पार्टियों को इकट्ठा कर दिया तो जितने उनके वोट थे वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ इधर से उधर जरूर होता है, लेकिन फिर भी फर्क पड़ेगा। मुस्लिम वोट देख लीजिए तो 66% मिले थे कांग्रेस को, 28% मिले थे आम आदमी पार्टी को। यहाँ अगर इकट्ठा कर देंगे तो काफी इंपॉर्टेंट वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी और कंसोलिडेशन होगा। और फिर ओबीसी का भी 18-18 था, हालांकि भाजपा को 64% मिले थे, काफी 2/3 भाजपा के पास ही गया था, तो वहां थोड़ा फर्क पड़ सकता है। तो मेन चीज होगी कि देखना कि लोकल इश्यूज कितने भारी पड़ते हैं भाजपा के ऊपर इस लोकसभा चुनाव में। हालांकि चुनाव प्रधानमंत्री के लिए है ये। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव है, ऐसे में जो लोकल इश्यूज हैं वो कितने हावी पड़ते हैं और जो पार्टियां अपनी तरफ से मुद्दे यहां पर उठा रही हैं। बहुत शुक्रिया नीरजा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डेटा सेंटर में शामिल होने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जितना बड़ा फर्क था पिछली बार के चुनाव में, इसमें 5% से तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। 10% के आसपास का अगर स्विंग आता है, बीजेपी के वोट ये पार्टियां जो है वो काटती हैं, तब ज़रूर यहाँ पर कुछ बदलाव जो है सीटों में हो सकता है। तो ये था आकलन दिल्ली की 7 सीटों का। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक और खास शो लेकर आपके लिए फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।